ये क्या काम है चलना, वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता। क्या बात है जैन साहब, आज आप कुछ परेशान लग रहे हो। मैंने तो सोचा था कि हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में कोई नई कविता सुनाओगे। अरे वही कोशिश कर रहा था मैं अय्यर जी, पर दिमाग कहीं और जाकर ही अटक गया। ऐसी भी क्या बात है, जरा हम भी जाने। मैं सोच रहा था कि हिंदी साहित्य में इतनी बोलियां हैं, अवधी, ब्रजभाषा, बुंदेलखंडी, खड़ी बोली और न जाने क्या क्या। ऊपर से कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, पता नहीं कितने प्रकार हैं। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि इनमें से उत्तम क्या है। सभी अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ हैं जैन साहब, इसमें शक ही क्या है। हर भाषा, हर बोली, हर विधा साहित्य का सौंदर्य ही तो दिखाती है। पर कोई ना कोई तो सबसे ऊंचे स्थान पर होगा ना ये साहब। ऐसी बात है तो ठीक है, आज हम उनसे ही पूछते हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य को इतना समृद्ध बनाया है। चलो आज आपको उन मनीषियों से मिलाता हूँ। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। आपको याद है पिछले साल हिंदी दिवस में हमारे कुछ साथियों ने कसम खाई थी कि वे हर हफ्ते कोई ना कोई किताब जरूर पढ़ेंगे और दूसरों को भी प्रेरणा देंगे। हाँ, मुझे याद है। अब ये बात है कि उन लोगों ने उस काम को इतनी गंभीरता से ले लिया है कि पढ़ते पढ़ते महान रचनाकारों की आत्माएं उनके अंदर उतर आई हैं। कभी वे वर्तमान में जीते हैं तो कभी 100 साल पहले की दुनिया में पहुंच जाते हैं। इतना गहरा लगाव हो गया है उनको उन विद्वानों से कि उनको लगता है सारी रचनाएं उन्होंने ही लिखी हैं। अच्छा, ये तो कोई टाइम मशीन जैसी कहानी लग रही है। आप कह रहे थे हमारे साथी साहित्य पढ़ते पढ़ते 20वीं सदी में पहुंच गए हैं। क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है जैन साहब, अभी देख लीजिए। हाँ तो साहबान, सबसे पहले स्वागत कीजिए उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी का, जिन्होंने हमें गोदान और मानसरोवर जैसे बेजोड़ नदीने दिए। क्या चर्चा चल रही है बंधु? कहीं मेरी कहानियों में कमियां तो नहीं गिना रहे हो? अरे हमारी ऐसी हैसियत कहाँ है आदरणीय प्रेमचंद जी। आपके बारे में कहना तो सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। दरअसल हम दोनों हिंदी साहित्य की विधाओं पर चर्चा कर रहे थे। मैं एक बात जानना चाहता हूँ मुंशी जी आपसे। पुराने जमाने में कवि भक्ति पर लिखते थे, वीरों की गाथा लिखते थे या सौंदर्य का बखान करते थे, फिर आपने अपनी कहानियों में गंभीर सामाजिक विषयों को ही क्यों चुना? हम सब लेखकों को इसकी प्रेरणा दी थी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। उन्होंने देखा कि पूरा देश पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, लोग जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में हमारा साहित्य पूरी कल्पना की उड़ान भरे तो उसका कोई फायदा नहीं है। भारतेंदु जी ने यथार्थ लिखना शुरू किया, इसे हम लोगों ने आगे बढ़ाया। लेकिन प्रेमचंद जी, इतने बड़े उपन्यासकार होकर भी आपने कभी पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचा। ऐसा क्यों? सुना है आप बहुत तकलीफ में जीते थे। अरे नहीं, सारे नशों से तेज और घातक नशा धन का नशा है। क्या करता मैं ये नशा करके? और फिर दौलत से आदमी को जो सामान मिलता है वो सामान उसका नहीं, उसकी दौलत का सामान है। मेरे मित्र के मन में एक सवाल है प्रेमचंद जी कि हिंदी काव्य की कौन सी धारा सबसे अच्छी है? रहस्यवाद, छायावाद, प्रगतिवाद या प्रयोगवाद? इसका जवाब तो आपको किसी कवि से ही पूछना चाहिए। ये भी ठीक है। आइए स्वागत करते हैं राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी का, जिन्होंने साकेत और यशोधरा जैसे महान काव्यों की रचना की और हिंदी साहित्य में खड़ी बोली को स्थापित किया। राम सबका भला करे। उपन्यास सम्राट यहाँ पहले से खड़े हैं, लगता है कोई काव्य गोष्ठी होने जा रही है। आदरणीय गुप्त जी, स्वागत है आपका। मुझे तो लग रहा है मैं कोई सपना देख रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ मैथिली शरण जी कि आप एक परम राम भक्त हैं,
फिर आपकी अधिकतर कविताएं देश प्रेम पर ही आधारित क्यों हैं? जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। देशभक्ति ईश्वर भक्ति के समान ही तो है, इसमें विरोधाभास कहाँ है? विरोधाभास तो नहीं है कविवर, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि हिंदी साहित्य की इतनी शैलियों में से कौन सी शैली सबसे श्रेष्ठ है? जब हम लोगों ने लिखना प्रारंभ किया तो ये सोचकर नहीं लिखा कि कौन किससे श्रेष्ठ है। जिसको जो शैली अच्छी लगी उसने उसमें लिखा। पता नहीं क्यों बाद में इस बात पर बहस छिड़ गई कि कौन किससे बेहतर है। ठीक है, आप प्रसाद जी को बुलाइए, उनका अभिप्राय पूछते हैं। हाँ हाँ जी बिल्कुल, स्वागत कीजिए कामायनी और चंद्रगुप्त के महान रचयिता, संस्कृत के प्रकांड विद्वान जयशंकर प्रसाद जी का। हिमाद्रितुम श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्यवीर पुत्र हो दृढ़ प्रतीक सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। कैसा अनुपम अवसर है आज हिंदी दिवस पर प्रेमचंद जी और गुप्त जी का एक साथ साक्षात्कार हो गया है। आइए आइए प्रसाद जी, इन दोनों सूत्रधारों के बीच आज ये प्रसंग छिड़ गया है कि हिंदी साहित्य की कौन सी शैली सर्वश्रेष्ठ है। अब निर्णय आप कीजिए। जी, उससे पहले आप दोनों से मेरा एक सवाल है। आपके समय में अधिकतर अवधी या ब्रज भाषा का ही उपयोग होता था, फिर आपने खड़ी बोली को क्यों चुना? अरे बंधु, उसका एक कारण है। इतने सारे प्रांतों में इतनी सारी बोलियां प्रचलित थीं कि हिंदी होते हुए भी एक दूसरे की बात को समझ पाना कठिन हो जाता था। इसलिए हमने सोचा कि एक ऐसी बोली होनी चाहिए जिसे सब बोल सके और समझ सके। जिस तरह अंग्रेजी एक सशक्त माध्यम बनी और विश्व के कई देशों को जोड़ने में सफल हुई, उस तरह भारत में भी एक ऐसी भाषा की जरूरत थी जो सबको जोड़ सके। इसीलिए हमने ये प्रयास किया। अरे बंधुवर, चीन में भी तो अनेकों भाषाएं बोली जाती हैं और सब एक दूसरे से अलग हैं। फिर भी उन्होंने मंdarin को आम भाषा के रूप में स्वीकार किया कि नहीं? अरे अरे निराला जी, स्वागत है आपका भी। अहो भाग्य हमारे जो आप पधारे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, क्रांतिकारी कवि, परिमल और अनामिका के लेखक। क्या बात है अय्यर साहब, सही मायनों में हमारा हिंदी दिवस तो अब हिंदी दिवस लग रहा है। भाई, आप तो शैलियों का पूछ रहे थे, पर हमारे सामने जो तीन मनीषी खड़े हैं, ये तीन अलग अलग रसों के भी विद्वान हैं। गुप्त जी भक्ति रस के, प्रसाद जी श्रृंगार रस के और निराला जी रौद्र रस के। अब इनसे पूछिए कौन सा रस सब में श्रेष्ठ है। चलो जवाब मैं ही दे देता हूँ। आप किनकी आराधना करते हैं, राम की, कृष्ण की या शिव की? जी तीनों की। अच्छा, तो तीनों में सबसे पसंद कौन है? जी तीनों हैं। बस यही बात तो नवरसों में भी है। सभी श्रेष्ठ हैं, सभी समान हैं। जब जैसे भाव मन में आते हैं तब वैसे रस मन को भाते हैं। वीर भी हूँ, तुम्हारी रागिनी भी हूँ, अधर भी हूँ, स्मित की चांदनी भी हूँ, नीलघन भी हूँ, सुनहली दामिनी भी हूँ, कुल भी हूँ, कुलहीन प्रवाहिनी भी हूँ। क्या चर्चा चल रही है इस मंच पर बंधुवर? बस लेखक ही शामिल हो सकते हैं या लेखिकाओं के लिए भी कोई जगह है? अरे ये क्या मैं महादेवी वर्मा जी को देख रहा हूँ? आइए आइए, स्वागत है। नीरजा, दीपशिखा और संस्मरण जैसी महान कृतियों की लेखिका महादेवी जी का। धन्यवाद। अरे वाह, इस मंच पर एक साथ इतने सारे वरिष्ठ एवं प्रख्यात कविवृंद उपस्थित हैं। भाई निराला जी, कल ही मैं आपकी वो कविता पढ़ रही थी, अभी सुनबे गुलाब वाली।
एक बार जरा अपनी आवाज में बोलकर तो दिखाइए। वो तो बड़ी ओजस्वी कविता है निराला जी, हम भी सुनना चाहते हैं। अबे सुन बे गुलाब, भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आब, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, दाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट। वाह क्या बात है, अप्रतिम अप्रतिम। इसे कहते हैं क्रांतिकारी कविता। ठीक इसी तरह से तो हमारे सेनानियों ने अंग्रेजों को ललकारा था। अब दमनकारी शक्तियों से कभी बंदूक लेकर तो लड़ नहीं सकता, पर अपनी कलम से चेतना तो जगा ही सकता है। स्वागतम स्वागतम। मंच पर सुभद्रा कुमारी चौहान जी हमारे साथ हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे बड़ा काम तो हमारे महान लेखकों ने ये किया कि खुद स्वाधीनता की लड़ाई में कूद पड़े और जनता को भी जागरूक किया। सुभद्रा जी, स्कूल के दिनों से आज तक मैं जब भी आपकी झांसी की रानी वाली कविता पढ़ता हूँ, मेरे रोए खड़े हो जाते हैं। ऐसा लगता है हम महारानी लक्ष्मीबाई को साक्षात सामने देख रहे हैं। सुभद्रा जी, एक बार उस कविता की सिर्फ पंक्तियां सुनाइए ना। दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आज के दिन हम लोग इतने आराम से जी रहे हैं, सुख सुविधा भोग रहे हैं, पर ये सोच कर ही डर लगता है कितनी कठिन थी उस वक्त की जिंदगी। जिंदगी तो कठिन थी, पर इरादे मजबूत थे। कलम का हर सिपाही आजादी की लड़ाई में योगदान दे रहा था। ना उसे जेल का डर सताता था, ना ही मौत का। और तो और हमारे दिनकर जी ने तो अंग्रेजी सरकार की नाक में ऐसा दम करके रखा था कि हर वक्त उनके सर पर गिरफ्तारी की तलवार लटकती रहती थी। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नरोधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। ओहो, आज का दिन भी क्या दिन है। हमारे बीच रामधारी सिंह दिनकर और माखनलाल चतुर्वेदी जी भी पधारे हैं। अभी अभी मैंने सुभद्रा जी से मेरी तारीफ सुनी, मगर सुभद्रा जी, मैं तो हर बार गिरफ्तारी से बचा ही रहा, पर ये हमारे आदरणीय माखनलाल जी जो हैं, ये कई बार जेल जाकर आए हैं। जेल की यातना भी इनकी साहित्य यात्रा को रोक ना सकी। अरे मैंने कौन सा बड़ा काम किया है दिनकर जी? पूरा देश उसी धारा में ही तो बह रहा था, मैंने बस अपना थोड़ा सा योगदान दिया। दिनकर जी, आप तो आजादी के बाद भी कई सालों तक सक्रिय रहे। आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हमारी फिल्मों में हिंदी साहित्य बहुत अधिक क्यों नहीं आया? पहले प्रेमचंद जी की कहानियों पर आधारित गोदान और शतरंज के खिलाड़ी जैसी फिल्में आई, बाद में कम हो गई, ऐसा क्यों? ऐसी बात नहीं है। साहित्य पर आधारित और भी कई चलचित्र बने हैं, जैसे कि तीसरी कसम, देवदास, साहब बीवी और गुलाम, परिणीता इत्यादि। फिल्में भी तो समाज का दर्पण ही है, साहित्य से दूर कैसे होंगी? ये अलग बात है कि कभी कभी हमको श्रेय नहीं मिलता। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ चतुर्वेदी जी, अब जब हम आज़ाद हो गए हैं और अपनी मर्जी के मालिक हैं, ऐसे समय में आप साहित्यकारों की भूमिका क्या होनी चाहिए? बात तो बड़ी पते की पूछी है आपने, पर अभी हमारा काम खत्म कहाँ हुआ है। अभी तो बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। जात पात के बंधन को तोड़ना है, अमीर गरीब का फासला मिटाना है, अपराधी मानसिकता दूर करनी है, युवाओं को स्वस्थ बनाना है, कुशल बनाना है। यही नहीं, देखिए तो आजकल प्रकृति बार बार नाराज हो रही है। कहीं बाढ़ से तबाही फैल रही है, कहीं बूंद बूंद पानी को लोग तरस रहे हैं। बरसों पहले हम लोगों ने कहा था कि पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई मत करो, पर किसी ने सुना ही नहीं। हमने तो
अपने साहित्य में गांवों की सरलता और वनों की सुंदरता पर इतना लिखा, लेकिन लोग फिर भी गांव छोड़ शहरों में आकर बस गए। अब लोगों को भी क्या कहें महादेवी जी, उनको लगता है गांव में नौकरी नहीं है, स्कूल कॉलेज नहीं है, अस्पताल नहीं है, इसलिए वो शहर चले जाते हैं। पर शहर जाके उनकी समझ में आता है कि जो पीछे छूट गया है वो उससे कहीं ज्यादा है जो उन्होंने कमाया। लेकिन हम निराश नहीं हैं, हताश नहीं हैं। पहले हमारी भूमिका अलग थी, अब दूसरी भूमिका है। कवि का काम जन जागरण है, 100 साल पहले भी था और आज भी है। द्वार बलि का खोल चल बूढ़ोल कर दे, एक हिमगिरी एक सिर का मोल कर दे, मसल कर अपने इरादों से उठाकर 2 हथेली है कि पृथ्वी गोल कर दे। और फिर हमारे देशवासी हमारे अपने ही तो हैं, वे हमारी बात जरूर सुनेंगे, और अगर नहीं सुने तो हम बार बार कहेंगे। और राष्ट्र कवि जी, इस मंच के माध्यम से आप हम सबको क्या संदेश देना चाहते हैं? विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, नहीं वही कि जो जिए न आपके लिए जिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मैं तो बस यही कहूंगा कि आप जो भी करो ये सोच कर करो कि आज से 100 वर्ष बाद आपकी आने वाली पीढ़ी पर उसका क्या असर होगा। बस आप सही रास्ते पर ही चलोगे। कितने सुंदर विचार हैं आप सभी महान आत्माओं के। आज तो हम धन्य हो गए आप सबको हमारे बीच पाकर। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों ने केवल आपके जमाने की चर्चा नहीं की, आज के समाज को भी बहुत सारे संदेश दिए हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे महादेवी जी? बस एक ही तो सूत्र है जिसने हम सबको बांधे रखा है, और वह है हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी। माँ हिंदी ममता की मंजूषा है, करुणा का क्रोड़ है, वात्सल्य की वाटिका है, स्नेह का सुर है। और हम सब का यह परम कर्तव्य बनता है कि हमें अपनी भाषा को कभी भी निर्बल नहीं होने देना चाहिए। बिल्कुल सही कहा देवी जी आपने। भारतेंदु जी ने भी यही कहा था, निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिए को सूल। तो फिर भाइयों और बहनों, हम पिछली पीढ़ी के हिंदी सेवकों ने ये मशाल जलाकर आपके हाथों में थमा दी है। आप लोग इसे आगे बढ़ाएंगे कि नहीं? हम आगे बढ़ाएंगे। तो फिर एक स्वर में मेरे साथ बोलो, जय हिंद। आपको